CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा। उनसे मुलाकात के लिए हम चनियोट के गांव रजोआ सादात में उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। आपका तकरीरी अंदाज बहुत अवामी है, कहाँ से सीखे ये तंजिया और काटदार जुमले? सीखे नहीं जाते जी, ये कुदरत की तरफ से आपका होता है, आपके अंदर वेट होना, आप चीज़ों को समझना, और फिर जो हमारा मुआशरा है, जो हमारा माहौल है, जो जिसमें हम पले हैं, बड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ये डेरे पे बैठे हुए रोज़ नए लोग आने, उनकी बातें सुननी, और वो साथ साथ जैसे आपकी ग्रूमिंग होती है वो चीज़ें आपके अंदर आती रहती हैं। आपकी पंजाबी तकरीरों और कहावतों से लोग बहुत महसूस होते हैं, तो ये अंदाज़ आपका नेचुरल था या वक्त के साथ साथ आपने डेवलप किया? ये मेरा नेचुरल था जी, और मैं बिल्कुल एक खालिस पेंडू हूँ, मुझे फ़ख्र है उस पर। और जब मैं डेरे पे बैठता हूँ तो वहाँ लोग आते हैं, तो वो मुझे जब कोई चीज़ समझा रहे होते हैं तो उस वक्त भी वो बीच में मिसालें दे रहे होते हैं कि साढ़े नाल ऐ ना होवे ते साढ़े नाल ओंदे वाली कार ना हो जाए। ये चीज़ें वो अपना उनका जो समझाने का अंदाज़ है ना, और मैं समझता हूँ कि हमारे पंजाब के अंदर मुहावरे और ये कहावतें, ये सारा जो है ना, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसके बगैर हमारी बात मुकम्मल नहीं होती। जिस तरह आप देखें ना, पंजाबी अगर कोई लड़ रहा हो और वो किसी को गालियाँ ही दे रहा है तो वो उर्दू में जितनी मर्जी कर ले, वो गुस्सा पूरा नहीं होता जब तक वो अपनी ज़बान में एक चीज़ ना कर सके। पंजाब असम्बली में आपकी तकरीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती हैं। क्या ये तकरीरें आपको कोई लिख कर देता है या एक्सटेम्पोर होती हैं, वहीं पर ही आमद होती है? लिख कर देने वाले का आप हाल देख रहे हैं, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। मैं एक आम कारकुन था जी। मैं आज जिस जगह पे हूँ वो मेरे पे अल्लाह का करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। मैं आज भी जब निकलता हूँ घर से, आप भी देखेंगे उसको, तो मैं आज भी, माँ मेरी फौत होगी, मैं आज भी उसकी पाँव चूम के जाता हूँ जी। अल्लाह मुझे कामयाबियाँ देता है, मेरे लोग मेरे से प्यार करते हैं, मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी है। मुझे गवर्नमेंट कोई फंड्स नहीं देती, कोई डेवलपमेंट नहीं देती, कोई नौकरी नहीं देती, लेकिन मेरे साथ वो हैं और सिर्फ उनका प्यार है, मोहब्बत है। मैं उनकी आवाज़ हूँ, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़ा हूँ, इसी पे ही वो मेरे साथ है। कोई मशहूर नारे तो सुनाए ना जी जो आप लगवाते हैं। मेरा पसंदीदा नारा आज भी जी वही है कि सुर्ख है एशिया सुर्ख है, खून जुल्फ़कार से एशिया सुर्ख है। मेरे ख्याल में अब हम चंद एक लोग ही हैं जी ये नारा लगाने वाले, लेकिन इंशाअल्लाह तक मरते दम तक ये आवाज़ जो है ये गूंजती रहेगी। आपकी वायरल तकरीरों पर पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स आता है? हमेशा आता है जी। मैं मासेस की बात करता हूँ, मैं इश्यूज़ की बात करता हूँ, मैं एक आम आदमी की ज़बान हूँ। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ एक आम आदमी के बच्चे की तालीम की बात कर रहा होता हूँ, उसकी सेहत की बात कर रहा होता हूँ, उसकी रोज़ी रोटी, उसके चूल्हे की बात कर रहा होता हूँ। तो लोग भी सुनते हैं, मेरी क़यादत भी सुनती है और अप्रिसिएशन भी मिलती है। आपके लीडर बिलावल भुट्टो को तो उर्दू सही तरह समझ नहीं आती, तो आपकी पंजाबी उन्हें कहाँ समझ आती होगी? मेरा लीडर जो है ना जी, वो बड़ा विजनरी आदमी है, चेहरा शनास है। उसने इस सियासत में बड़ी उसकी कुर्बानियाँ हैं। आसिफ अली जरदारी साहब बड़े विजनरी आदमी हैं, बड़े, फिर वो ख़ुद भी कोई एचिसोनियन तो है नहीं, वो ख़ुद भी बाहर से पढ़ के आया है और उसने बड़े क्राइसिस देखे हैं जी। उसने वालदा के साथ अपने वालिद को मिलने जेल भी जाता था, और उसकी वजह से वो तो आदमी का चेहरा देख के भांप जाते हैं कि ये क्या है और क्या कहना चाहता है और क्या इसके जज्बात हैं। और अब तो माशाल्लाह वो उर्दू बोल भी अच्छी लेते हैं, स्पीच भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं। और ज़बान और एक्सेंट जो था वो तो कायद आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी इसी तरह का था। तो क्या उनको छोटा लीडर तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ जिनकी ज़बान बड़ी साफ़ है, वो ज़बान आप रोज़ सुनते हैं और उस पर यू टर्न भी देखते हैं, उस पर लोगों के लिए गालियाँ भी सुनते हैं। आप जो मिसालें देते हैं पंजाब असम्बली की तकरीरों में, गामा मरासी की, वो देग वाली, तो वो पूछते तो होंगे ये गामा मरासी कौन है और ये क्या बात क्या थी? देखें जी, ये गामा और गामा मरासी और ये जितने भी किरदार हैं ये तो सिंबॉलिक हैं, और इसमें तो वो कोई नहीं। गामे तो सिंध में भी हैं, KPK में भी हैं,
गामा तो हर जगह गामा है जी, तो उन्हें वो आती है समझ, और कोई चीज़ ना समझ हो तो जब इकट्ठे हो वो पूछ भी लेते हैं कि, और कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि यार वो मुझे अपनी तकरीर ज़रा सुनाओ, तो उस पर बड़ा इंजॉय भी करते हैं। आपका ताल्लुक एक सियासी घराने से है, बचपन में आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा था? मेरे वालिद जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तक इलेक्शन लड़ते थे। हमारी फैमिली जो है वो यकीनन एक सियासी घर था। मेरे मामू और मेरे और रिलेटिव्स जो हैं वो सियासत करते थे, कौमी सियासत। मेरे अबू बड़े बाअसूल से और बड़े सच्चे और वादा खिलाफ़ी नहीं करनी, असूलों वाले आदमी हैं। तो वो दूसरे जो थे वो ज़रा सियासी जहन के लोग थे। अबू मेरे बस बल्दियाती हद तक सियासत करनी, और मैंने जब उनके रवैये देखे तो मैंने कहा नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला इन्हीं के मुकाबले में लड़ूंगा भी। और मैंने छीन के लिए जी, मैंने अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपने जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे, मैंने किसी से भीख नहीं ली। मैंने अवाम से जाके एतमाद का वोट लिया और अल्लाह से मदद मांगी, और मैंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है जी। मैं इस काबिल नहीं था, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था। आज जिस औहदे पे मैं हूँ, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस औहदे पे कोई नहीं था। बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो अपनी टिकट के लिए भीख मांगा करते थे। मुझे अल्लाह ताला ने पार्टी के अंदर भी बड़ी इज्जत दी, मकाम दिया। बीबी शहीद बड़ा प्यार करती थी, जरदारी साहब बेटों की तरह, बच्चों की तरह समझते हैं। चेयरमैन बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं। यही सारा कुछ है जी सियासत में। मैं सियासत इज्जत के लिए करता हूँ, मैं कारोबार नहीं करता जी। हसन मुर्तज़ा जब एक बच्चा था तो क्या सोचा करता था, क्या ख्वाब थे उन दिनों के? बचपन मेरा जो था वो कोई सियासी नहीं था। मैं बचपन में बड़ा ज़िद्दी, बड़ा झगड़ालू किस्म का। मेरे 85 का जो जनरल इलेक्शन था, जनरल ज़िया-उल हक वाला, मेरे मामू उस टाइम पीपल्स पार्टी में थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली में। तो 85 का इलेक्शन आया तो उन्होंने मेरे अब्बू को कहा कि मुझे लड़ने नहीं देना, आप लड़ लें। मैं उस टाइम मेरे ख्याल में FA में था, FC में मैं पढ़ता था। सारों ने कहा जी ठीक है, अगर वो कह रहा है उसको मजबूरी है तो आप लड़ लें। अब्बू ने इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी। मामू भी कहीं चोर दरवाजे से ना इजाज़त इजूज़त ले के और माफ़िया मांग मूंग के ना आ गए, और उन्होंने कहा कि आपको इतने लोग आगे जानते नहीं हैं, आप एक ज़िला कौंसिल की हद तक महदूद हैं 2-3 यूनियन काउंसिल्स में, तो इलेक्शन मैं लड़ता हूँ। हमने कहा जी अगर वाकिफ़ कोई नहीं है तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो इलेक्शन हमने कॉन्टेस्ट किया, मेरे अब्बू हार गए, लेकिन हमने 11,000 वोट लिए। मेरे मामू उस टाइम जीते थे, उनके 16,000 थे। मैंने उस दिन से ये फैसला कर लिया कि यार मेरे अब्बू के साथ ज़्यादती हुई है। जब मेरे मामू वो इलेक्शन जीते तो एडवाइज़र टू CM बन गए और फिर मेरे घर आए। उस टाइम MPs को ना एक ASI और एक नायब तहसीलदार की सीटें दी गई थी। तो मामू ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हसन या नायब तहसीलदार लग जाए, इसने FA किया हुआ है, या ये ASI लग जाए, जो इसको पसंद हो। तो नाना जी ने कहा भाई हाँ दस जो तू लगना चाहना है, काम कर, और तू अफसर बन जाना है। तो मैं कहा जी मैं MPA का इलेक्शन लड़ना है तो मामू के मुकाबले लड़ना है। थानेदारी जाके किसी अपने नूं देवे, कल काम आएगी। मेरे वास्ते तो तैयारी करे, मैंने जो उम्र पूरी हुई मैं इलेक्शन लड़ना है। नाना जी ने भी डांटा, अबू ने भी डांटा, भी तुझे शर्म नहीं आई, तू उनके मुंह पे ये कही जा रहा है। हमारी सियासी मुखालफतें ज़रूर हैं, लेकिन हमारा जो ख़ानदान में इज़्ज़त एहतराम, हमारी रिवायात हैं, वो ये नहीं कहती कि कोई छोटा किसी भी बड़े के सामने बकवास करे। तो मैंने माजरत की, मैंने कहा जी मैं माजरत खा हूँ, मेरा लहजा ठीक नहीं था, लेकिन मेरी नीयत दुरुस्त है, मैंने लड़ना इलेक्शन ही है। और फिर मैंने लड़ा जी। मेरा 91 में पहली दफ़ा एज पूरी हुई, तो उस वक्त मेरे दादा जान थे, वो मेरे अब्बू के चचा थे। हम इकट्ठे होते थे तो वो जीतते थे, तो जब जीत जाते थे तो फिर हमारे पे ही वो अपनी ताकत आजमाते थे। मैं वो जीता। फिर 97 में मेरे एक और बुज़ुर्ग थे फैमिली के, वो आ गए। फिर फाइनली वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मेरी मुखालफत कर ली, मुझे हरा दिया। 2001 में मैं नाज़िम की सीटें जीता। फिर 2002 में मैं जनरल इलेक्शन जीता और बड़े मार्जिन से जीता और काफ लीग के मुकाबले में जीता। फिर दूसरा इलेक्शन आया, वो भी मैंने जीता। फिर 2013 में मैं हारा। फिर 2018 में मेरे मामू का बेटा था मेरे मुकाबले में PTI की टिकट पे, लेकिन वो फिर हार गया। घर से मुल्हिका डेरे पर गए और झंग से आई पार्टी तंजीम और अपने हलके के अवाम से मुलाकात की।
आजकल जो दिखाई दे रहा है कि नून लीग के मुकाबले में पीपल्स पार्टी को स्पेस दी गई है, जिससे ये तासर उभरता है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ गए हैं। मेरा ख्याल इसके बिल्कुल बरक्स है जी। हमें अगर स्पेस मिलती तो हम जेलों में ना होते। खुर्शीद शाह साहब जेल में हैं, 2.5 साल से जेल में, 3 साल से, और उन पर आज तक कोई फर्ज जुर्म आयद नहीं हुई, कोई उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं है। अगर हम जमानत के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी जमानत नहीं होती। अगर हम कहते हैं ट्रायल कर लो तो हमारे पे फर्ज जुर्म नहीं आयद होती। जरदारी साहब जो हैं बीमार भी हैं लेकिन इस मुल्क में मौजूद हैं। फरियाल बीबी उनको जेल में भी डाला गया, मुल्क में मौजूद हैं। चेयरमैन जो हैं वो नैब में पेश होते रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अगर हमें रिलीफ होता तो आज हम भी बाहर होते। पहली दफ़ा देखा है कि एक कैदी वो लंदन में इलाज करवा रहे हैं। हमजा शहबाज साहब जो हैं वो भी ज़मानत पर हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी ज़मानत पे हैं, बाहर हैं। अदालतें भी कहती हैं कि अगर मरियम बीबी को गिरफ़्तार करना है तो 10 दिन पहले बताना होगा कि हम 10 दिन बाद आपको गिरफ़्तार करेंगे। ये क्या है? ये किसको रिलीफ है और कौन जेलें काट रहा है? हम जब भी हुकूमत में आए हैं हमें रोक नहीं सके, हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं पाए। हमें हुकूमत मिली है, हमें कभी भी 2/3 नहीं मिली। हम कभी भी चहेते लाडले हम नहीं रहे। हमने तो फांसियों के बदले में वजारत उज़्मा ली और वो भी 18 महीने की। आज जो जमहूरियत है ये हमारी कुर्बानियों और हमारी दानिशमंदी और अक्लमंदी की वजह से है। आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि जब भी मुल्क में मार्शल लॉ खत्म हुआ है उसके बाद अगली हुकूमत हमेशा पीपल्स पार्टी की होती है, क्योंकि इनकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उस वक्त मुल्क की मईशत, इस मुल्क का सियासी कल्चर तबाह हो चुका होता है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती। उस वक्त लोग भी पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे होते हैं और बाकी वो कुव्वतें भी चाहती हैं कि बेशक ये ले जाएं। और फिर जब हम इस गिरी हुई, बिगड़ी हुई, तबाह हाल मईशत को हम सहारा देते हैं तो उस वक्त फिर हमारे से छीन ली जाती है। EVM के बारे में आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या आपकी जमात उसे कबूल कर लेगी या नहीं? ओ भाई चौथी दा चले होया टिटाने तू भी जानदा है। जो बंदा एक दफ़ा दूध का जला वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना जी। हम एक मशीन से डसे हुए हैं 2018 में। एक मशीन RTS के बैठने से इस मुल्क के ऊपर एक ऐसा नालायक और नाहल और निकम्मा तरीन शख्स जो है वो काबिज हो गया, जिसका खुमियाजा आज तक कौम भुगत रही है। अब हमें फिर ये पिछले दिनों में एक मशीन ने किरदार दिखाया है जो कुरानदाजी इस्लामाबाद में हुई है, जहाँ पर सारी गुर्बत ख़त्म हो गई, सारा दरमियाना तबका ख़त्म हो गया और उस मुराद याफ्ता तबके के 3-3 प्लाट निकलने शुरू हो गए। ऐसा कोई किरदार वाला कंप्यूटर था। अब हमें कहते हैं 2023 में भी एक मशीन का तजर्बा कर लो। वो भाई हमें मशीन पे एतराज़ नहीं है, हमें तो मशीन चलाने वाले ऑपरेटर पर एतराज़ है। हम तो कहते हैं पता नहीं हमारे साथ वो करेगा क्या। खुदा न खास्ता ऐसा ही 2023 में कोई मुसल्लत कर दिया बजरिया मशीन तो फिर उसका अजाला नहीं हो पाएगा। PDM नाकाम क्यों हुई? PDM किसी के एजेंडे पर थी जी। हमने PDM बनाई, हमने डूबके हुए लोगों को ज़बान दी, हमने बिलों में छुपे हुए लोगों को बाहर निकाला, हमने उनको APC बुला के इकट्ठा किया, हमने उन्हें कहा कि बोलो। जिन पत्थरों को हमने अता की थी ज़िंदगी उनको ज़बान मिली तो हम ही पे बरस पड़े। और जब उन्होंने, हमारा मकसद था बहाली जमहूरियत का, इस मुल्क के अवाम आदमी की बात करने का, उन्होंने अपनी सौदेबाजी शुरू कर दी। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब से किसी ने सवाल किया जब ARD बनी और मियाँ साहब रातों रात बैग लेके बाहर चले गए, तो नवाबजादा साहब से किसी ने सवाल किया, नवाबजादा साहब ये क्या हुआ है? मियाँ साहब तो चले गए। तो नवाबजादा साहब का जवाब था कि मैंने ज़िंदगी में बड़े सियासी इत्तेहाद बनाए हैं, दुकानदार से हाथ ही पहली दफ़ा मिलाया है। बदकिस्मती है हमारी कि हम मुल्क बचाने की बात करते थे, उन्होंने ज़मानतों पर ही बिक गए, इलाज पर ही बिक गए। इस चीज़ का दुख है हमें। नून लीग कहती है कि अगर PDM में से पीपल्स पार्टी पीछे ना हटती तो आज PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई होती। मैं कहता हूँ कि हमने तो 2 महीने का उन्हें कहा था कि 2 महीने बाद PTI नहीं होगी अगर आप चलें तो हमारे साथ। लेकिन वो पहले दिन से उनके एजेंडे पे थे कि सारे जो हैं वो इस्तीफ़े दे दें और फिर PTI हुकूमत 3-3, 4-4, 10-10 करके मंजूर करती रहे, ज़िमनी इलेक्शन करवाती रहे और जीतती रहे और इनके 5 साल पूरे हो जाएं, क्योंकि वो एजेंडा ही ये था। हम कहते थे कि हम इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, हम अगर सेनेट की सीट कौमी असम्बली में अक्सरियत ना होने के बावजूद जीत सकते हैं, हम पंजाब के अंदर भी तब्दीली ला सकते हैं और हम स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी ला सकते हैं, हम वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं। लेकिन चूंकि वो इस एजेंडे पे थे कि आप हमें बाहर भेजो, आप हमें पूछो ना, हम आपको 5 साल नहीं पूछते, वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन 7 मेंबरान असम्बली के साथ आप पंजाब
में कैसे तब्दीली ला सकते हैं? आपने 97 में देखा था नून लीग का हाल। 97 में जब नून लीग पे बुरा वक्त आया तो वो सारे परिंदे उड़ के दूसरी छतरी पर बैठ गए थे, सारे कबूतर उधर थे और नवाज शरीफ जो अकेला जेल की सलाखें पकड़ कर खड़ा होता था, जो अपने आप में भुट्टो बनने की कोशिश करता था, उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं है और सौदा करके बाहर चला गया। आज भी जो नजरिए के बगैर सियासत कर रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ असेंबली में पहुंचना, अंगूठा लगाना और दिहाड़ी कमाना है, वो आज भी उधर से उठ के इधर आने को तैयार थे। हमने इन्हें कहा है कि पीटीआई के नाराज अरकान जो हैं, वो जहांगीर तरीन भी क्लेम करता है कि 35 लोग मेरे साथ हैं। 15-16 लोग जो हैं वो हम ख्याल ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं। 6-7 का एक ग्रुप फिर रहा है जो नाराज है, जिनको फंड्स नहीं मिलते, जो मंजूर नजर नहीं है। तो ये सारे लोग, जब इन्हें होप होनी थी तब्दीली की, तो उन सारों ने आगे इनके साथ बैठे होना था। अब किस तरह हम कोशिश भी ना करें, हम खुद ही घर बैठे बैठे कहते रहें कि यार ये तो साथ ने ना की तब्दीली ले आनी है, कौन यकीन करेगा हमारे पे? हम कहते थे कि तुम 160 हो, हम 7 तुम्हारे साथ हैं। ये जो 30-35 लोग, 40 लोग जहांगीर तरीन के साथ फिर रहे हैं, ये भी आने को तैयार है, वो दूसरे भी हैं। खुद वजीर आला बनो, स्पीकर बनो, इनको वजारतें बांटो, हम लेते भी कुछ नहीं है। कौम की इस बुजदार से जान छुड़वा दो, ये तबाह कर देगा इस सूबे को। उन्होंने कहा जी कि हम तो ये 2 साल के लिए ये सारा सियासी शहादत जो है इसके गले में नहीं डालेंगे। कौम बेशक 12 करोड़ बेशक मर जाए, नून लीग को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने नून लीग बचा ली है, आइंदा वो हुकूमत के चक्कर में है। अब देखो क्या होता है। मिल जाएगी उन्हें हुकूमत अगली बार? मेरा नहीं ख्याल। उनकी मुनाफिकत अब लोगों को पता चल चुकी है। घर वापस आकर करीबी साथियों के साथ दोपहर का खाना खाया। सैयद हसन मुर्तज़ा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। 2002 में जब आपने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा तो बड़ा मुश्किल दौर था। उस दौर में आपको पीपल्स पार्टी छोड़ के हुक्मरान जमात में शामिल होने की ऑफर्स तो आई होंगी? हुई थी, कहा गया था, लेकिन वो किसी एजेंसी या किसी भी ऐसे इदारे की तरफ से नहीं कहा गया था। हमारे अपने जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गए थे, हमारे झंग के लोग और डिस्ट्रिक्ट के, वो कहते थे कि आ जाओ इधर, तो ये तो अब बीबी नहीं है, हम इधर रह के बीबी का नाम जो है वो बचा सकते हैं। तो मैंने कहा जी नहीं, मेरी तो उस घर के साथ एक अकीदत, एक मोहब्बत है और मरते दम तक रहनी है। आप सेंट्रल पंजाब से मुंतखब होने वाले अकलौते मेंबर असम्बली हैं। आपके पास वो कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि सारी पार्टी हार भी जाए तो आप जीत जाते हैं? लोगों का प्यार है, अल्लाह का एहसान है। मैं कुछ नहीं दे पाया अपने लोगों को, लेकिन मैंने अपने लोगों को कभी भी मायूस नहीं होने दिया। उन्हें इस बात पर कई फ़ख्र है कि उनका लीडर आज तक कभी बिका नहीं, कभी झुका नहीं। असेंबली के अंदर मैं सिंगल पेनी का रवादार नहीं हूँ। जिसका जी चाहे, जहाँ पे जी चाहे चेक करे। अब मेरी विरासत कम हुई है, मैंने जो इनहेरिट किया था वो बिकी है, उसमें से ज़मीन मैंने सियासत ज़मीन बेच के की है। तो मुझे किस चीज़ का खौफ है जी? नज़रियाती आदमी हूँ, इंशाअल्लाह ताला हालात भी बदलेंगे और बेहतर वक्त भी आएगा। अपोजिशन में रहते हुए मेंबर असेंबली बनने का क्या फ़ायदा? देखिए, आप अपनी बात तो कर सकते हैं ना जी। हमें जो मैंडेट मिलता है, मैं गली नाली के लिए, मैं सोलिंग के लिए मैं मेंबर नहीं बना जी। मैं एक लेजिस्लेटर हूँ, मेरा एक रोल है इस सियासत के अंदर। मैं अपने लोगों की आवाज़ हूँ, मैं अपने लोगों के मसले मसाइल बयान करता हूँ। चाहता हूँ कि गुड लेजिस्लेशन हो। जो मुझे मैंडेट दिया गया है उस पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, मैंने इनपुट ज़रूर देनी है। अपोजिशन के मेंबरान एक सूबाई असम्बली को तरक्याती फंड्स मिलते हैं? नहीं, वो नहीं मिलते, क्योंकि हुक्मरान अपने बाप की विरासत में से देते हैं ना फंड्स जी। तो मैं उनकी विरासत में हिस्सेदार नहीं हूँ, इसलिए मुझे फंड्स नहीं मिलते जी। अगर नहीं मिलते तो 3 बार इलेक्शन कैसे जीते? देखें, एक दफ़ा तो बीच में पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में थी, उस वक्त मैंने डेवलपमेंट करवाई। 100 से ज़्यादा आबादियों को मैंने बिजली दी। अपने हल्के की तमाम सड़कें कोई 80% मैंने रिपेयर्स करवाई। मैंने उस वक्त स्कूल्स अपग्रेड करवाए। मैंने उस वक्त हॉस्पिटल्स के लिए जो मेरे हल्के में BHUs थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने बेहतर किया। मेरे ख्याल में मेरे जितनी नौकरियां किसी ने भी नहीं दी होंगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आम आदमी को, गरीब आदमी को मेरा अगर बस चले
मुझे किसी के पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं उसकी नौकरी के लिए कोशिश करूं। पंजाब का मैदान मारने के लिए पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है? पीपल्स पार्टी, मुझे जब ये जिम्मेदारियां मिली और मैं आज पीपल्स पार्टी बड़े कमज़ोर हालात में है, हम मानते हैं ये चीज़, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं पीपल्स पार्टी को रिवाइव करूँगा। मेरा ये यकीन है अल्लाह पे। मैंने घर नहीं बैठना जी, मैंने लोगों के दरवाजे पे होना है, पंजाब की सड़कों पे होना है। और मैं वादा करता हूँ और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा लाहौर की सड़कों पे पीपल्स पार्टी होगी। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ ना जी, मुझे पता है कि वर्कर की क्या डिमांड है। गैप है क़यादत और कारकुन के दरमियान, मैंने वो ख़त्म करना है जी। मैं अपने चेयरमैन को चाय के खोखे पे भी लेके जाऊँगा, मैं अपने चेयरमैन को फुटपाथ पे भी खड़ा करूँगा कि ये लोग इनके साथ खड़े होना है। हमारी जद्दोजहद है ना जी। हमारा दुश्मन जो है वो मुसल्ला भी है, पैसे वाला भी है, बाइख्तियार भी है, हम नियत्ते भी हैं, हम कमज़ोर भी हैं और हमने स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। जितनी मिलेगी करेंगे, उसके बाद जद्दोजहद जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर उभर कर आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकया पीपल्स पार्टी है। एक दौर था कि पीपल्स पार्टी का तूती बोलता था पंजाब में, लेकिन अब पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आती है, सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है। इसकी वजूहात क्या हैं? सवाल बड़ा आपका वैलिड है, बड़ा अच्छा सवाल है। जब 2007 में दिसंबर में बीबी शहीद हो गई, हमारी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए और प्रेसिडेंसी में उनके जो सिक्योरिटी मामलात थे वो इस तरह थे कि हम कारकुन से दूर हो गए। फिर उस वक्त जो मुल्क को चैलेंजेस थे, हमारी जो दाखिला पॉलिसी थी उसका ये आलम था कि हमें कहा जाता था कि मालाकंड डिवीज़न की जो है वो बिल्कुल ऑक्यूपाई हो चुका है। मौलवी उस टाइम वो सूफ़ी मोहम्मद थे गालिबन, वो 1-1 लाख की गैदरिंग करके कहते थे मैं ना सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ ना मैं फ़ौज को मानता हूँ और यहाँ हमारी हुकूमत होगी और है और ये और वो। बल्कि लोग हमें कहते थे कि मारगला की पहाड़ियों तक वो आ गए हैं, इस्लामाबाद फ़तह होने वाला है। तो उस टाइम जरदारी साहब थे और पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने बड़े मुश्किल फ़ैसले लिए। 125 गालिबन MNAs थे हमारे, जिससे हम हुकूमत कर रहे थे। हमने वो मालाकंड में भी पाकिस्तान का परचम लहराया। बुगटी साहब को शहीद कर दिया गया था और बलूचिस्तान अलहदा होने को तैयार था, वहाँ से हमारा झंडा उतर गया था, तराना बंद हो गया था। हमने वो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान स्टार्ट करके बलूचिस्तान को कौमी धारे में लिया। और जब हमें नून लीग ने छोड़ा था तो उस वक्त उनके वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि ये तो 6 महीने में दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान, ख़जाने में चीज़ ही कोई नहीं है। तो हमने बड़े मुश्किल फ़ैसले लिए जिनसे हम अनपॉपुलर हुए। हमारी अगर उस वक्त 2 रास्ते थे, या पाकिस्तान बचाना था या पार्टी बचानी थी, तो मेरी क़यादत ने उस वक्त पाकिस्तान बचाया। ये पार्टियों पे फेज़ आते रहते हैं, कभी पॉपुलर कभी अनपॉपुलर। कुछ लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब में और जरदारी साहब में एक खामोश मफाहमत है। नहीं, हम कतन नहीं देंगे मैदान, कोई भी बंदा किसी को हुकूमत नहीं देता। उनमें अगर हिम्मत है तो सिंध में जाके कर लें। हम तो पंजाब में 7 लोग बैठे हैं ना, उनका तो सिंध में कुछ भी नहीं है। पंजाब में हम अपने पूरे हाथ पाँव मार रहे हैं। नून लीग से हमारी क्या मुफाहमत हो सकती है? रोज़ हमें वो भी गालियाँ देते हैं, PTI भी गालियाँ देती है, तो हमारी मुफाहमत है। ये वो लोग बातें करते हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके ख़ानदान से कभी कोई काउंसलर नहीं बना। सैयद हसन मुर्तज़ा कहीं जाने से पहले अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा ज़रूर पढ़ते हैं। हल्के में पार्टी के मरहूम कारकुनान की ताज़ियत के लिए गए। रास्ते में दुकानदारों से सलाम दुआ की और लोगों से घुल मिल गए। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कई बड़े नाम पार्टी छोड़कर चले गए
उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको अफसोस होता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था या वो वापस आ जाएं? मुझे जी नदीम अफजल चंद साहब का बड़ा अफसोस होता है। बड़ा एक सियासी घराना, शराफत की सियासत, डाउन टू अर्थ, सुलझे हुए नज़रियाती लोग, उनका बड़ा दुख है। एक हमारे साथ नौकाड़ा से थे अशरफ सोना साहब, बड़ा ही प्यारा इंसान, बड़ा ही मिलनसार, बड़ा ही नफीस आदमी था जी। उसे भी अफसोस है कि मैंने गलत की है। बाकी एक हमारे कर्नल शबीर साहब थे जी, MPA थे मेरे साथ 2008 में, बड़ा प्यार करने वाला इंसान था जी। इस तरह और काफ़ी नाम हैं जी, लेकिन इन लोगों की तो मुझे ज़ाती तौर पे तकलीफ़ है कि इन्हें नहीं जाना चाहिए। मेरे उस्ताद भी थे, बड़े भाई हैं राना आफ्ताब, सबसे ज़्यादा मुझे उनका दुख हुआ था जिस दिन उन्होंने छोड़ा था। पाँव भी पकड़ने पड़े तो ज़रूर पकड़ेंगे कि वापस आ जाए। किसी नाराज़ रुकन को वापस लाने का मौका मिले तो किसको मनाकर वापस ले आएंगे? सारे उन भाइयों के पास जाने को तैयार हूँ और मेरा जाने को दिल करता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई सियासी जमात नहीं है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान है और अपने रूठों को मनाना ही पड़ता है। उनसे नाराज़गी बनती नहीं है या उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता जी। और अब तो मुझे अल्लाह ताला ने उस सौदे पे फायज़ किया है, तो मैं तो उन तमाम दोस्तों के घरों में भी जाऊँगा, उनको मिन्नतें भी करूँगा। वो हमारा एसेट है, हमारा असासा है, हमारी जान है। पूरी कोशिश करूंगा कि वो लोग वापस आएं और अपने ख़ानदान में ही अच्छे लगते हैं। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के बारे में रिमार्क्स दिए कि शेम ऑन सिंध हुकूमत, इतने तवील अरसे से सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद उस तरह की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकी? वहाँ पर इतनी तरक्की सिंध में है, शायद पूरे पाकिस्तान में ना हो। आप सिंध का हेल्थ सेक्टर जाके देख लें, मैं ले चलता हूँ, आप प्रोग्राम बनाएं, मैं आप खुद कहेंगे कि हाँ ये डेवलपमेंट है, लेकिन उनकी वो प्रोजेक्शन नहीं है। उनको जो मीडिया में वो कवरेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। अब इसके पीछे क्या चीज़ कार फरमा है, इसकी आज तक समझ से बालातर है। काम उनके सबसे ज़्यादा है। आप उनका एजुकेशन सेक्टर जाके देख लें, यहाँ एक लम्ज़ है, वहाँ पे घर घर में छोटे छोटे ज़िलों में भी IBS, IBA और इस लेवल के जो हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरा जाल बिछा हुआ है और वहाँ पे कोई उनको पूछने वाला नहीं। मिट्टी जैसे छोटे ज़िले में थरपारकर रोज़ यहाँ कहते हैं जी बच्चे मर गए, खुराक की किल्लत। डोर स्टेप पे वो हुकूमत जो है उनको खुराक दे रही है। अब जो अल्लाह ताला की तरफ से एक रेगिस्तान है, एक सहरा है, उसको तो आबाद नहीं किया जा सकता। आम आदमियों के लिए हाउसिंग स्कीमें जो हैं, वहाँ पे थर कोल जैसा प्रोजेक्ट लगा हुआ है लोग, लेकिन तासुब जो है ना वो उन चीज़ों को सामने नहीं आने देता। सुना है पीपल्स पार्टी ने नून लीग को -1 ऑप्शन दिया था पंजाब हुकूमत के लिए, जिसे मरियम नवाज ने मुस्तरद कर दिया था। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें जी, -1 पे तो हम यकीन ही नहीं रखते, क्योंकि -1 तो हमेशा हमारे पे अप्लाई होता रहा है। हमें कहा जाता रहा है कि माइनस भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी ठीक है, माइनस नुसरत भुट्टो पीपल्स पार्टी ठीक है, माइनस बीबी पीपल्स पार्टी ठीक है, और अब माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी ठीक है। ये -1 का फार्मूला तो हमारे पे लागू होता रहा है। हमने क्यों किसी की क़यादत को माइनस करना है? हमने तो तीसरी दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने का मौका दिया था। हम उन्हें बाहर से लाए थे, हमने आइन में तरमीम करके और उन्हें तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया है। हमने माइनस क्यों कहना है? पीपल्स पार्टी ने कभी आज तक किसी को माइनस नहीं किया। साथ लेकर चलने पे यकीन रखती है पीपल्स पार्टी। बंदे के साथ बंदे को जोड़ने की कोशिश करती है, तोड़ना तो पीपल्स पार्टी के मंशूर में ही नहीं। चनियोट में यतीम बच्चों के इदारे दारुल शफ़क़त गए, बच्चों और इंतज़ामिया से मुलाकात की। चनियोट के DPO ऑफिस गए, हल्के के लोगों के मसाइल से मुतालिक DPO बिलाल जफ़र शेख को दरख्वास्तें पेश की।
चनियोट के मारूफ उमर हयात पैलेस में सैयद हसन मुर्तज़ा से खुशगवार गपशप भी हुई। अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए जी। जवानी में इश्क मोहब्बत की गलियों से गुजर तो हुआ होगा? जवानी इतनी आई नहीं जी, आई इंजे जिमें रेडियो ते खबरां होंदियां ये तो जवानी शुरू हुई एकदम मुक गई। मैंने बड़ी कम उम्र में ही, मैं 18 साल का था जब मैं पहली दफ़ा जेल गया हूँ जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में। दिल बड़ा करता है, अब भी करता है, उस वक्त तो फिर और ही ज़्यादा करता था, लेकिन टाइम नहीं मिलता। अकेला आदमी हूँ, सारा कुछ खुद करना पड़ता है। इश्क मोहब्बत की गलियों में से गुजरने के लिए तो ज़्यादा बंदे चाहिए भी नहीं होते जी। नहीं, बंदे ज़्यादा इश्क के लिए नहीं, बंदे अपनी सियासत के लिए हो ना। कोई फातिहा पे चला गया है, कोई खुशी में चला गया है, कोई थाना कचहरी चला गया है, लोगों के मसले मसाइल। हमारे यहाँ सियासत पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है। हमने जिनसे वोट लेने हैं उनका अलिफ से लेकर ये तक हमारे ही जिम्मे है, हमने ही करना है। तो उसमें मैन पावर की बड़ी ज़रूरत होती है जो कि मेरे पास नहीं थी, और इश्क के लिए इतना टाइम नहीं बचा। लेकिन बीच में से दाव लग जाता था, करता था वो भी, लेकिन पार्ट टाइम था। शादी कैसे हुई? शादी मेरी अरेंज मैरिज है जी, मेरी फर्स्ट कज़न है, उससे हुई। आपको पंजाब के सूफियाए कराम और बुजुर्गान दीन से बड़ा लगाव है, किसी ऐसे ख़ास बुजुर्ग से अकीदत भी है? सूफिया कराम, और चूँकि मेरा अपने जो जद्दे अमजद हैं हज़रत पीर पुरदौलत बुखारी जी, सुल्तान दरवेश हैं, और उच्च शरीफ मेरा जद्दे अमजद है जी, वहाँ से मेरी नस्ल चली है, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं। तो मैं तो ख़ुद एक उसी घराने से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। अलबत्ता मैं नॉन प्रैक्टिसिंग पीर हूँ, लेकिन पीर तो हूँ। मैं समझता हूँ कि बड़े सगीर के अंदर ख़ास करके जो दीन फैला वो भी सूफिया कराम की बदौलत फैला, और उनका जितना भी कलाम है वो सारा मोहब्बत पर मबनी है, हारमनी, पीस, वो इस पे सारा बेस्ड करता है। तो इस वजह से मैं सारे जो सूफिया कराम हैं उनको दिल की गहराइयों से मानता हूँ, और जो हमारे उलमाए दीन हैं उनसे भी इंतहाई अकीदत है। मेरा घराना भी एक मजहबी सा घराना है, तो इस वजह से मेरा वो लगाव तो है जी। घूमने फिरने का शौक तो होगा? बहुत ज़्यादा जी। पसंदीदा जगह कौन सी है? पसंदीदा मैंने पूरी दुनिया घूमी है जी, यूरोप सारा घूमा है, अमेरिका गया हूँ, कनाडा गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, हर तरफ गया हूँ जी। और सारे एक से बढ़कर एक है, और जो सुकून वहाँ भी मुझे रूहानी शख्सियात के पास जाने से मिलता है, और जो लुत्फ़ आता है वो कहीं भी नहीं है। लेकिन दुनिया बहुत खूबसूरत है, हम तो उलझे हुए हैं अपने रोज़गार में और रोज़मर्रा के मसाइल में। दुनिया देखने वाली है, और जगह जगह जाके अल्लाह ताला की जो शान है वो बंदे को तस्लीम करना पड़ती है कि वो बहुत शान वाला है। फिल्में और ड्रामे तो देखते होंगे? बहुत कम जी, ड्रामे तो ख़ास करके नहीं जी, मुझे बड़ी नफ़रत है। एक ड्रामा पता नहीं कितनी मुद्दत चलता रहता है। फिल्म तो वो इंग्लिश मूवी जो है ना वो सही रहती है, घंटे डेढ़ में ख़त्म हुई, फारिग हुई। कौन बंदा बैठा रहे जी, सदियाँ इंतज़ार करता रहे जी, आज फलां चलना है जी तो उसे ही देखना है। ड्रामे नहीं पसंद। थिएटर में बड़े शौक़ से देखता था जी, और मैं 80s में जब अलहमरा में ड्रामे हुआ करते थे, अमानुल्लाह होते थे, बब्बू बराल होते थे, वो ड्रामे बड़े मज़ेदार थे। उसमें एक बड़ी सेंसेबल जुगत भी होती थी, शरारत भी होती थी, मज़ा भी होता था, तंज भी होती थी। अब तो वो भी खान साहब की तरह गाली गलोच ही रह गया है। पसंदीदा गाने? वो भी मुझे लेट 70s के 80s के वो जो गाने थे वो बड़े पसंद थे। वो फिल्में भी उसी दौर में ही देखी हैं इंडियन। उस दौर का गाना कौन सा ज़्यादा पसंद था? उस दौर में कई गाने थे जी, कभी कभी मैं बड़े शौक़ से सुनता था। वो मैं पल दो पल का शायर हूँ, वो बड़ा मुझे अच्छा लगता था उस वक्त। और मुझे गज़लों में उमरां लंगियाँ पब्बां पार, वो बहुत सुना है जी। और सारे बड़े अच्छे थे जी, मासवा अताउल्लाह साहब के, बाकी सारे ही, क्योंकि उनका भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में हाथ है जी। नया पाकिस्तान बनवाने में? नया तो बन नहीं पाया जी, लेकिन उन्होंने रोलते गए हैं, वर्चस्व बड़ी आई। आपकी तो आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, गाते तो होंगे? नहीं, आवाज़ तकरीर करने में अच्छी है, गाने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बाथरूम सिंगिंग तो की होगी? बाथरूम नहीं, मैं वैसे भी जब किसी से तंग आ जाऊँ गाना ही गा के भेजता हूँ। तो हमें आप गाना गा के भेजेंगे ना? नहीं, अभी दिल नहीं है कि आप जाए।
ले सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। उसकी रेटिंग नहीं हो सकती जी, क्योंकि ज़ीरो की रेटिंग नहीं होती। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। शहबाज शरीफ, होश के नौखुन ले। उस्मान बुज़दार, अकल कर। चौधरी परवेज़ लाई। चौधरी परवेज़ लाई को चाहिए चौधरी बने। फयाजुल हसन चौहान, इंसान बन। एतजाज़ एहसन। एतजाज़ साहब से तो मशवरे लेने हैं जी, उन्हें देना क्या है, वो तो एक दानिश्वर है, राइटर है, अदीब है। मशवरा देना है, को खुशामद नहीं करनी। नहीं, खुशामद नहीं, मैं तो उनका एहतराम करता हूँ जी। अब उनको मैं क्या मशवरा दूँ जी, मैं उसके लिए माजरत। रज़ा रब्बानी, मुझे किस चक्कर में फंसा दिया जी। अब बात घर को आ गई है तो आप नहीं मशवरा दे रहे हैं। जो उनका किरदार है वो बड़ा अच्छा है, उसको लेकर चलना चाहिए। आसिफ अली जरदारी, आखिरी उम्मीद है जी इस मुल्क की, उनसे ही तवक्कुआत हैं, वो करें इस मुल्क के लिए जो कर सकते हैं। वन वर्ड फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल मरी जान है जी, वक्त की ज़रूरत थी। कमर ज़बान कायरा। उनके लिए मैं क्या कहूँ, आप दूसरों का पूछते जाए, मैं चुरी फेरता जाऊँ। कॉम्पिटेंट। डॉक्टर यास्मीन राशिद, बीमार हैं और उस वजह से मैं उन पर कोई गलत कमेंट नहीं करना चाहता। शीरी मज़ारी, अफरा तफरी। चौधरी सरवर, वो तो स्टेक होल्डर ही नहीं है यहाँ का। इन लोगों से एक एक फरमाइश करें। इमरान खान, जान छोड़ दे इस अवाम की। बिलावल भुट्टो जरदारी, बाहर निकलो, लोग तुम्हें देख रहे हैं। नदीम अफजल चांद, वापस आ जाओ, वहाँ इज्जत कोई नहीं है। राजा परवेज़ अशरफ, एक आम कारकुन की तरह उन्होंने सियासत शुरू की है और अब कारकुनों की आवाज़ बने। आज उनके पास मौका है, उनकी आवाज़ बने। मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पार्ट टाइम सियासत नहीं, आप फुल टाइम ये जॉब है। आपका ट्विटर जो महीना बंद हो जाता है और फिर वो चलता है, ये नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्ला। राना सनाउल्ला से क्या फरमाइश करनी है जी, वो तो हमेशा लोगों के ख्वाहिशात के बरक्स काम करते रहे, उनसे क्या ख्वाहिश करनी है। इन लोगों की कारकर्दगी के एतबार से एक एक लतीफ़ा इन पर फिट करें। इमरान खान, एक ड्राइवर उन्हें बरात दे उत्ते गड्डी चढ़ा दी, फड़िया गया, पुलिस को गया, उन्होंने चलान मुरतब करके उन्होंने जज को पेश किया तो जज ने उन्हें सवाल किया कि तू पूरी बरात ते गड्डी चढ़ा दी है, तू दूसरी तरफ गड्डी नहीं सा कर सकता। उन्हें कहा सर मैं दूसरी तरफ दो भाई जा रहे सन, एक साइड ते बरात जा रही सी, दसो मैं की करदा। उन्हें कहा दो भाइयों ते चढ़ा देंदा। सर जी मैं दो भाइयों ते ही चढ़ाई है, वो नस के ते बरात च वड़ गए ने। दो भाइयों के चक्कर च ना इमरान खान ने पूरी बरात ते गड्डी चाड़ दी है और पूरी कौम अज वो भुगत रही है। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार जिहड़ा है ना जी, वो ढोल सिपाही है, उन्होंने धुप लवाण लई बाहर कढ़िया जाता है, फिर शाम को चुक के अंदर रख दिता जाता है। उनके ते बिल्कुल ही जिहड़ा है ना जी, मैं ना इंज जिवें देग नूं दम दिता होया है जी, और चौलों की देग नूं दम नहीं दे देंदे और फिर वो तैयार उन्होंने दम आया होया है। जो तैयार होगा फिर देख खुलेगी, पता लगेगा की हो जाए निकलता है। मुराद अली शाह। मुराद अली शाह जी इस टाइम अगर कोई पाकिस्तान के अंदर चारों वज़रा आला हैं और बाकी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उधर वज़ीर आज़म और जो चीफ मिनिस्टर हैं GB के, वो उनमें सबसे कॉम्पिटेंट आदमी है जी। उसके आप किसी भी दानिश्वर पे, किसी भी मुदब्बिर इंसान पे, किसी भी एक पढ़े लिखे बंदे पे क्या लतीफ़ा फिट कर सकते हैं। लतीफ़ा तो जब भी बनेगा जी, वो या बुज़दार पे बनेगा या ख़ान पे बनेगा, या वो एक असलम रईसानी होते थे, डिग्री होती है, चाहे जेली हो। लतीफ़े तो ऐसे लोगों पे बनते हैं। मुराद अली शाह तो जो है वो इस मुल्क की इंशाअल्लाह ताला उसने तारीख़ बनना है जी। आप हबीब जालब का कलाम बहुत अच्छा सुनाया करते। मुझे पसंद है और मुझे याद नहीं रहते। मुझे कोविड हुआ था और उसके बाद मेरी याददाश्त कोई मुतासर हुई है जी, और मुझे मेरे वो फेवरेट थे जी। और सबसे मैं जो जालिब साहब की चीज़ मुझे पसंद है ना जी, जिनके बारे में सारी उम्र जिनके ख़िलाफ़ जालिब साहब ने लिखा, सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ लिखा, सरमायादार के ख़िलाफ़ लिखा, बनिए के ख़िलाफ़ लिखा और सोशलिज़म पे सारी उम्र बोलते रहे। आज वो जालिब को पढ़ रहे हैं और जालिब को याद कर रहे हैं। जैसे हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब माइक तोड़ तोड़ के कहते हैं मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को, सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता।
तो ये जालिब साहब का जो था वो करिश्मा था कि आज उनके दुश्मन जो है वो उन्हें याद कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। चनियोट की तहसील भुआना में सदैव के मुकाम पर अपने ज़रई फार्म का दौरा किया और डेरे के तामीराती कामों का जायजा लिया। सिख हरल में अपने सपोर्टर काले खान और अनवर नंबरदार की वफात पर उनके अहले खाना से ताज़ियत की। मोनेवाला गांव में अपने सपोर्टर हैदर अली के ससुर और पीपल्स पार्टी के जियाले मंजूर हुसैन के बेटे की वफात पर फातिहा खानी के लिए गए। खोखर गांव में पार्टी कारकुनों से खिताब किया और रात का खाना खाया।